भरी दोपहर में एक बस बलिया के बस अड्डे पर रुकी और उसमें से करीब 6 फीट लंबा आदमी बाहर निकला। उसने एक कसी हुई शर्ट पहन रखे थे और आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था। उसका नाम अभिमन्यु था और वो करीब 28 साल का एक नौजवान पुलिस अफसर था। उसकी बहादुरी के चर्चे आसपास के गांवों में मशहूर थे। अभिमन्यु बड़ी से बड़ी हत्याओं की गुत्थी सुलझाने में माहिर था। उसकी निडरता ही उसका ताकत थी। अभिमन्यु स्वभाव से शांत होने के साथ साथ लोगों को पढ़ने में भी माहिर था। अभिमन्यु को चकिया गांव में हो रही हत्याओं के रहस्य को सुलझाने के लिए भेजा गया था। वो भीड़ को चीरता हुआ किसी तरह टैक्सी स्टैंड तक पहुंचा, लेकिन जब उसने टैक्सी वालों को चकिया गांव के चलने के लिए पूछा तो कोई भी उस गांव में जाने को तैयार नहीं था। काफी मशक्कत के बाद अभिमन्यु को एक मजबूर टैक्सी वाला मिला जो बलिया से चकिया जाने के लिए राजी हुआ, लेकिन दोगुने किराए की शर्त पर। टैक्सी चली तो ठंडी हवा के झोंकों ने अभिमन्यु को एक झपकी लेने पर मजबूर किया। चकिया के रास्ते पहुंचते ही ड्राइवर के माथे से पसीना टपका। उसके अंदर उबल रहे डर के गुब्बार को साफ झलक देखा जा सकता था। तभी अचानक एक लाल दुपट्टा उड़ता हुआ गाड़ी के शीशे पर आ गिरा। अचानक एक जोरदार आवाज आई। गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी रोड से नीचे उतरने हुए एक छोटे से पेड़ से जा टकराई। धमाके की आवाज से अभिमन्यु की नींद खुली। उसने घबराते हुए बाहर देखा तो रात हो चुकी थी। उसने ड्राइवर से हड़बड़ाते हुए पूछा, ये क्या हुआ? ड्राइवर जैसे डर के मारे सीट पर जम गया हो। वो घबराते हुए बोला, साहब एक लाल कपड़ा आया और फिर अचानक टायर पंचर हुआ और फिर। बोलते बोलते ड्राइवर का गला मानो जैसे डर और घबराहट से सूख गया हो। अभिमन्यु विंडो से बाहर देखते हुए बोला, वैसे हम है कहाँ? ड्राइवर जवाब देते हुए बोला, हम चकिया गांव आ चुके हैं साहब। अभिमन्यु ने विंडो से बाहर इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। ड्राइवर ने घड़ी में टाइम देखा तो 8 बज रहे थे। तभी अभिमन्यु बोला, टायर बदल लो जल्दी, नहीं तो लेट हो जाएगा। ड्राइवर थोड़ी दबी हुई आवाज में बोला, साहब वो गाड़ी में स्पेयर टायर नहीं है। अभिमन्यु अपनी किस्मत को कोसता हुआ टैक्सी से बाहर निकला। उस सुनसान जगह पर उसके मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था। किसी मदद की तलाश में वो आगे चलने लगा। वो इधर उधर भटक कर एक दोराहे पर आ पहुंचा, जहां उसे अलग अलग दिशाओं में जाते हुए 2 रास्ते नजर आए। दोनों रास्ते अजीब थे और लगभग एक समान थे। उसे समझ नहीं आया कि वो किस रास्ते पर आगे बढ़े। कुछ सोचकर वो उन दोनों में से एक रास्ते पर बढ़ चला। उस रास्ते पर चलते हुए वो उसी खौफनाक दिखने वाले बूढ़े बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। उसे भी हैरानी से उस विशालकाय पेड़ को देखा, जिसकी जड़ के आसपास बहुत सारे लाल धागे बिखरे पड़े थे। उसे ये सब देखकर बड़ा अजीब महसूस हुआ। ये इतने सारे लाल धागे क्यों पड़े हैं यहाँ पर? उसने मन ही मन सवाल किया। अभिमन्यु बड़े ध्यान से उस पेड़ को देखते हुए उसके इर्द गिर्द घूमने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा वहां कोई नहीं था। तभी अभिमन्यु को दूर से आती एक औरत की आवाज सुनाई दी। एक बहुत ही धीमी आवाज, जैसे कोई धीमे स्वर में मंत्रों का जाप कर रहा हो। अभिमन्यु ने चौकन्ना होते हुए अपनी पिस्तौल निकाल ली और धीमे कदमों से उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही अभिमन्यु उस आवाज के एकदम करीब पहुंचा तो उसे सामने एक औरत बैठी हुई दिखी। उस औरत ने साड़ी पहनी हुई थी और सर पर लाल दुपट्टा डाला हुआ था। उल्टी दिशा में बैठे होने के कारण उसकी शक्ल वो नहीं देख पा रहा था। वो दबे स्वर में एक मंत्र का जाप करते हुए झूम रहे थे। अभिमन्यु दबे पांव
उस औरत के करीब बढ़कर उसे पीछे से छूने ही वाला था कि तभी उसे एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। चौंक कर अभिमन्यु उस चीख की तरफ भागा, लेकिन वो जब वहां पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक लाल दुपट्टा जमीन पर गिरा पड़ा था। इसके बाद वो तेजी से चलकर टैक्सी के पास पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर वो सुन्न रह गया। ड्राइवर की लाश बिल्कुल गाड़ी के पास ही चिथड़ों चिथड़ों में पड़ी हुई थी। दूसरी तरफ चकिया गांव के थाना प्रभारी दशरथ को अभिमन्यु की फिक्र होने लगी। उन्होंने गांव के सरपंच को फोन करके अभिमन्यु को खोजने के लिए भेजा। सरपंच अपनी मोटर बाइक पर बलिया गांव की तरफ चल पड़े। रास्ते में उन्हें अभिमन्यु बरगद के पेड़ को गौर से देखता हुआ मिला। एक पल के लिए तो सरपंच भी उस बरगद के पेड़ को देखकर सहम गया और उसके माथे पर लकीरें पड़ गईं, पर अभिमन्यु के सामने उसने अपने भावों को छिपा लिया। उसने अभिमन्यु को अपना परिचय दिया और अभिमन्यु ने ड्राइवर के बारे में सरपंच को बताया। सरपंच कुछ याद करके घबरा गया, पर फिर उसने अभिमन्यु के सामने ये जाहिर नहीं होने दिया। सरपंच ने सुबह कार्यवाही करने के लिए कहा और दोनों बाइक पर बैठकर गांव की ओर चल पड़े। पर अभिमन्यु को हर पल चकिया गांव में हो रही हत्याओं की गुत्थी सुलझाने का ख्याल आ ही रहा था। सरपंच एक घर के बड़े से लोहे के गेट के पास आकर रुक गया। अचानक बिजली चली गई और हर तरफ खूब अंधेरा छा गया। सरपंच ने दरवाजा पीटते हुए आवाज लगाई, मास्टरनी जी, ओ मास्टरनी जी। अगले ही पल अंदर से एक औरत की आवाज आई, आ रही हूं। वो औरत अंधेरे में किसी तरह लोहे के गेट की तरफ बढ़ी। इधर मास्टरनी जी के आने की आहट पाकर सरपंच ने अपनी मोबाइल की टॉर्च चला ली। वो गेट खुला और इससे पहले कि मास्टरनी की शक्ल दिखती, उसने अपने चेहरे को अपने हाथ से ढक लिया और उसका चेहरा ढक गया। तभी वो बोली, सरपंच जी ये टॉर्च बंद कीजिए, नहीं तो कीड़े आ जाएंगे, बड़ा परेशान करते हैं। अभिमन्यु के कानों में जब ये आवाज पड़ी तो वो चौंक गया और फौरन मास्टरनी की तरफ पलटा, लेकिन तब तक सरपंच ने टॉर्च बंद कर ली थी, इस वजह से उसका चेहरा नहीं देख पाया। लेकिन जाने क्यों मास्टरनी की आवाज अभिमन्यु के मन में एक खलबली सी मचा रहे थे, एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कि अभिमन्यु का इस आवाज से कोई लेना देना हो। तभी सरपंच बोले, मास्टरनी जी मैं इंस्पेक्टर साहब को लेकर आया हूँ गेस्ट हाउस में रहने के लिए। ये सुन मास्टरनी बोली, अच्छा वही जिनके बारे में आप बता रहे थे। मास्टरनी उसकी तरफ देखते हुए बोली, गेस्ट रूम को मैंने साफ करवा दिया है, आज का खाना भी बना दिया है, कमरे में ही रखा है, लेकिन कल से सब कुछ खुद ही मैनेज करना होगा आपको, ठीक है ना। इस पर अभिमन्यु बोला, वैसे ये लाइट कब तक आएगी। इस पर सरपंच हंसते हुए बोले, इंस्पेक्टर साहब ये लाइट बड़ी टेढ़ी चीज है, हो सकता है तुरंत आ जाए, हो सकता है सारी रात ही ना आए। अभिमन्यु परेशान होकर बोला, इस गर्मी में फिर मुझे नींद कैसे आएगी। ये सुन मास्टरनी बोली, ज्यादा गर्मी लगे तो छत पर चारपाई पड़ी है, वहां आराम से ठंडी हवा में आप सो सकते हैं। अभिमन्यु ने थोड़ी राहत की सांस ली और फिर बोला, थैंक यू मैम। मास्टरनी दोनों को गुड नाइट बोलकर अंदर सोने चली गई। सरपंच भी विदा लेते हुए बोले, अभी इजाजत दीजिए, मैं दशरथ जी को फोन करके बता दूंगा कि आप सही सलामत पहुंच गए। अभिमन्यु मोबाइल की लाइट का इस्तेमाल कर अपने कमरे में पहुंचा। वहां खिड़की से मध्यम सी चांद की रोशनी आ रही थी। अभिमन्यु उस खिड़की की तरफ बढ़ा और वहां से बाहर की तरफ देखने लगा। बाहर उसे एक सुनसान सा रास्ता नजर आया और तभी अचानक उसकी नजर एक जगह पर जाकर रुक गई। जब उसने थोड़ा ध्यान से देखा तो उसे सामने वही बरगद का पेड़ नजर आया जो उसने कुछ समय पहले देखा था। उसके बाद अभिमन्यु मेज पर रखी खाने की थाली पर टूट पड़ा, क्योंकि दोपहर से उसने कुछ भी नहीं खाया था। खाना खत्म करके वो सीधा छत पे निकल गया। ऊपर ठंडी हवा चल रही थी
वो कुछ देर वहीं आसमान की तरफ देखता रहा, फिर चारपाई पर लेट गया। थका हुआ होने के कारण उसे तुरंत नींद भी आ गई। कुछ घंटों के बाद अभिमन्यु की अचानक नींद खुली तो उसे महसूस हुआ कि उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। उसका गला बुरी तरह से सूख रहा था। तभी उसे याद आया कि पानी तो कमरे में भी नहीं है। उसने सोचा क्यों ना नीचे जाकर पानी पी लिया जाए। वो सीढ़ियों से होकर नीचे उतरा और पानी की तलाश में किचन की तरफ जाने लगा। तभी उसे एक कमरे के बाहर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगी। ये वही कमरा था जिसमें मास्टरनी थी। अभिमन्यु ने धीरे से उस कमरे का दरवाजा खोला तो वो हैरान रह गया, क्योंकि फुसफुसाने की आवाज उसी औरत की थी जिसे कुछ घंटों पहले उसने बरगद के पेड़ के पास देखा था। बिल्कुल हूबहू वैसे ही कपड़े। मास्टरनी कुछ मंत्र फुसफुसा रहे थे और उसके आसपास की चीजें हवा में उड़ रही थी। हालांकि अभिमन्यु डरता नहीं था, मगर अब वो थोड़ा घबरा गया था। उसे समझ आ गया था कि गांव वाले जो बोलते थे वो सच है। उसने जैसे तैसे रात कटाई। फिर अगली सुबह उसने सरपंच को सब सच बता दिया। तब जाकर असली पत्ते खुले। दरअसल वो मास्टरनी एक डायन थी। वो लोगों की बलि शैतान को देकर अपने आप को जवान रखती थी, जिसके बाद गांव वालों ने उसे मार डाला और फिर सब कुछ सही हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। साल 1998 ये वो साल था जो आज भी मुझे अच्छे से याद है, या यूं कहें तो उस साल को मैं अपने जीते जी कभी नहीं भूल सकता। और आज भी जब मैं उस दिल दहला देने वाली घटना को याद करता हूं तो मेरी रूहें कांप जाती है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि पढ़ाई पूरी खत्म करने के बाद काफी दिनों तक मेरी कहीं नौकरी नहीं लगी। ऐसा बात नहीं था कि मैंने नौकरी नहीं तलाशी, काफी तलाशने के बावजूद भी कहीं नौकरी नहीं मिली। मैं काफी परेशान रहने लगा था कि तभी एक दिन मेरे मामा घर आए और मेरी परेशानी देखते हुए बोले, अरे अजय, तू परेशान मत हो। यहाँ से 45 किलोमीटर दूर सहीमपुर गांव में एक स्कूल है जहाँ के हेडमास्टर मेरे काफी अच्छे मित्र हैं, तो मैं उनसे बात करके वहां तेरे स्कूल में मास्टर की नौकरी लगवा सकता हूँ। मामा की बात सुनकर मैं काफी खुश हुआ, जिसके बाद अगले दिन मैं और मामा हम दोनों सहीमपुर गांव की तरफ निकल पड़े। सहीमपुर गांव हमारे गांव से 45 किलोमीटर दूर था, तो वहां जाने के लिए हमें वाहन का सहारा लेना पड़ेगा। जिसके बाद हम चलते चलते अपने गांव के चौक पर आए, जहां एक बैलगाड़ी खड़ी थी। तो हमने उस बैलगाड़ी वाले को सहीमपुर गांव जाने को कहा। पहले पहले तो वो बैलगाड़ी वाला सहीमपुर गांव जाने से मना कर रहा था, पर जब हमने उसे कुछ ज्यादा पैसों की बात कही तो वो जाने के लिए मान गया। जिसके बाद मैं और मामा बैलगाड़ी पर बैठकर सहीमपुर गांव की तरफ चलते बने। सहीमपुर गांव जाने वाला रास्ता काफी खराब और कच्चा था, जिस कारण हमारी बैलगाड़ी काफी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ऊपर से जुलाई के महीने का मौसम, जिस कारण हमें काफी गर्मी का भी सामना करना पड़ रहा था। खैर, अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मामा ने कहा, अजय, सहीमपुर गांव पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी, क्योंकि बैलगाड़ी काफी धीरे चल रही है। मामा की बात सुनकर मैंने कहा, मगर मामा, रात को हम वहां रहेंगे कहाँ? तो मेरी इस बात को सुनकर मामा जी भी चिंता में पड़ गए और कुछ देर सोचने के बाद बोले, किसी से मदद मांग लेंगे, या फिर मेरा वो दोस्त है ना स्कूल का हेडमास्टर, उसी के घर रह लेंगे। खैर, जो भी हो, वक्त हो रहा था दोपहर के 3 बजे का, और अभी भी हमने आधा सफर भी तय नहीं किया था। इस अनुमान से हम रात के 9 या 10 बजे सहीमपुर गांव पहुंचेंगे, और ठीक वैसा ही हुआ। रात के 9:30 बजे हमारी बैलगाड़ी सहीमपुर के चौक पर रुकी, तो वहां का माहौल एकदम सुनसान और घुप अंधेरे में डूबा हुआ था।
दूर दूर तक हमें इंसान तो दूर एक जानवर तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। ऊपर से सहीमपुर गांव का मौसम भी काफी ठंडा था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? जुलाई के महीने में इतना ठंडा मौसम, ये तो मुमकिन ही नहीं है। खैर, हम बैलगाड़ी से नीचे उतरे और उस बैलगाड़ी वाले को भाड़ा देने लगे। इस पर उस बैलगाड़ी वाले ने कहा, देखिए बाबू साहब, ये छलावों का गांव है। यहाँ पर माया तांत्रिकों का काफी आतंक है, तो थोड़ा बचकर रहिएगा। उस बैलगाड़ी वाले की बात सुनकर मैं थोड़ा मुस्कुराया और फिर उससे कहा, अरे भैया, आप क्या बोल रहे हैं? मैं इन सब बातों पर विश्वास ही नहीं करता। अभी मैं आगे बोलने ही वाला था कि तभी मामा पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे रोक दिए, जिसके बाद वो बैलगाड़ी वाला भी अपनी बैलगाड़ी लेकर वहां से चलता बना। अब आसपास के पूरे माहौल में घुप अंधेरा और खामोशी के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हम दोनों ही बचे हुए थे। दूर दूर तक जहां तक हमारी नजर जा रही थी, वहां तक घना अंधेरा ही दिखाई पड़ रहा था। खैर, हम सहीमपुर गांव के चौक के रास्ते पकड़कर आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते हुए मैंने मामा से कहा, मामा, अब जाना कहाँ है? इस पर मामा ने कहा, वो तो मुझे भी नहीं पता। किसी घर का दरवाजा पीटकर मेरे दोस्त हेडमास्टर का पता पूछते हैं। मगर एक बात तो अजीब थी, सहीमपुर गांव में हमें दूर दूर तक एक भी घर दिखाई नहीं पड़ रहा था। खैर, हम इस बात को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगे, मगर आगे भी हमें कोई घर दिख नहीं रहा था। सहीमपुर गांव का माहौल ऐसा था कि मानो ये गांव इस दुनिया में ही ना हो। खैर, अभी हम कुछ आगे बढ़े ही थे कि तभी कुछ दूरी पर हमें 2-3 घर दिखे। उन घरों को देखकर हमारी जान में थोड़ी जान आई और हम उस घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। उस घर के दरवाजे पर पहुंचकर मामा ने उस घर का दरवाजा पीटा। 2-3 बार दरवाजा पीटने के बावजूद भी ना तो किसी ने दरवाजा खोला और ना ही कोई बाहर आया। उस घर से कोई सराहना मिलने के बाद भी हम दूसरे घर का दरवाजा पीटने लगे ताकि कहीं से हमें कुछ मदद मिल जाए। इस बार मैंने जोर जोर से दरवाजा पीटा, तो इस बार जोर से दरवाजा पीटने पर दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, मानो दरवाजा लॉक नहीं था। दरवाजा खुलते ही मैंने घर के अंदर आवाज लगाया, कोई है घर में? मेरे काफी आवाज लगाने के बावजूद भी कोई बाहर नहीं आया, मानो उस घर पर कोई था ही नहीं। रात भी लगभग काफी हो गई थी। इस पर हमने तय किया कि हम आज रात इसी घर में गुजार लेंगे, और हमने ऐसा ही किया। उस घर के सामने बैठ गए। दिन के सफर में हम इतना थक गए थे कि नींद ने हमें कब दबोच लिया कुछ पता ही नहीं चला। ऐसा हो भी क्यों ना, ठंडी ठंडी हवाएं हमें सोने के लिए काफी मजबूर कर रही थी। बैठे बैठे कब हम सो गए पता ही नहीं चला। फिर आधी रात को हमारी नींद खुली तो हमारे सर के सामने एक आदमी खड़ा था, जो हमारे जागते ही हमसे बोला, अरे आप लोग उठ गए, चलिए घर के अंदर सो जाइए। मगर ये आदमी अचानक आया तो आया कहां से? उस आदमी के साथ साथ आसपास के माहौल में भी काफी सारी आदमी दिखाई पड़ने लगे थे, मगर अभी तो कोई नहीं था। खैर, हम अभी उस आदमी के साथ उसके घर के अंदर चले गए। घर के अंदर जाते ही हमें उस घर के अंदर काफी सड़ी हुई सी बदबू आने लगी, मानो घर काफी दिनों से बंद हो। अभी हम उसे घर के अंदर गए ही थे कि तभी मेरे दोस्त हेडमास्टर वहां आ पहुंचा, और उसके आते ही उस आदमी ने कहा, ये मेरे मेहमान हैं, ये सब मेरे घर पर रहेंगे। इस पर उस आदमी ने मेरे दोस्त हेडमास्टर से कहा, नहीं, पहले ये मेरे घर में आए हैं तो मेरे यहाँ रुकेंगे। इस बात को लेकर उन लोगों के बीच में काफी बहस हो गई। मामा जी भी अपने दोस्त हेडमास्टर से काफी बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, मगर हेडमास्टर मामा जी से ना बात करके उस आदमी से लड़े जा रहे थे। अभी हम खड़े खड़े उनकी बातों को सुन ही रहे थे कि तभी अचानक उन दोनों का चेहरा एकदम बदलने लगा।
ये देखकर हम एकदम से चौंक गए। अब उन दोनों का चेहरा पूरी तरह से बदल गया था। उनका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ नजर आ रहा था। ये देखकर हम समझ गए कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि भूत हैं, और बल्कि ये दोनों नहीं बल्कि गांव के सभी आदमी भूत हैं। जिसके बाद हम दोनों सरपट वहां से दौड़कर भागने लगे। हम आगे आगे भाग रहे थे और वो सारे भूत पीछे पीछे। भागते भागते हम गांव से बाहर निकल आए, जिससे वो भूत भी गायब हो गए। तो इस तरह से उस रात हमारी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।